हाँ भी देखिए, अब अपने करते हैं मोलिकुलर बायो एंड जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें जो यूनिट फर्स्ट है उसका पार्ट 4। देखिए पिछली क्लास में अपनों ने मॉर्गन का रोल पढ़ा था, मॉर्गन की भूमिका पढ़ी थी। एक बार उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ और उसी को अपने आगे भी देखेंगे, थोड़ा और है ये मॉर्गन। देखिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर संकरण प्रयोग किए। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला यानी जो फलमक्खी है, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर संकरण प्रयोग किए, ठीक है। और यह बताया कि जो गुणसूत्र है वो जीन्स का बना होता है, यानी जो गुणसूत्र है उस पर क्या स्थित होते हैं, जीन्स, ठीक है की बात है। गुणसूत्र जीनों की बनी संरचना है या जो गुणसूत्र है उस पर क्या स्थित होते हैं, जीन्स, ऐसा कुछ बताया था मॉर्गन ने। आगे देखिए मॉर्गन ने जो द्विसंकर संकरण प्रयोग किए थे ना, उनमें F2PD का अनुपात यह प्राप्त नहीं हुआ, 9:3:3:1। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर ही द्विसंकर संकरण प्रयोग किए थे, ठीक है। और द्विसंकर संकरण प्रयोगों से जो F2PD का अनुपात जो आया, समान अनुपात क्या है, वो तो है ये 9:3:3:1। लेकिन मॉर्गन को द्विसंकर संकरण प्रयोगों के फलस्वरूप F2PD में जो अनुपात मिला वो यह अनुपात नहीं था, 9:3:3:1 नहीं मिला, कुछ अलग मिला, ठीक। अब उपरोक्त परिणाम के आधार पर मॉर्गन ने सहलगनता की अवधारणा दी, मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया और जिसमें F2PD का अनुपात है यह नहीं आया, 9:3:3:1 नहीं आया। बाद में उसने एक अवधारणा दी, सहलगनता की अवधारणा। किसकी अवधारणा, सहलगनता की अवधारणा दी, ठीक है। देखिए सहलगनता के बारे में मैंने आपको कल बताया था, जब 2 या 2 से अधिक लक्षण साथ साथ मसागत होते हैं तो इसे सहलगनता कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक लक्षण साथ साथ वसागत होते हैं तो इसे सहलगनता कहते हैं, ठीक है। तो मॉर्गन ने सहलगनता को इस प्रकार परिभाषित किया, ठीक है, कि जब 2 या 2 से अधिक लक्षण साथ साथ मसागत होते हैं तो उसे अपने सहलगनता कहते हैं। अब देखिए आगे, सहलगनता में जनिकीय संयोग प्रकट होते हैं। अभी सहलगनता में जनिकीय संयोग प्रकट होते हैं, इसका क्या मतलब है, चलो मैं यह स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर अपने इसको देखते हैं। सहलगनता में जनिकीय संयोग प्रकट होते हैं। ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है, या ये जो कथन है इसका मतलब देखिए। आपने मेंडल के नियम पढ़े, वहां पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, या आपको याद होगा कि गोल पीले यानी RR
वाई वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई और जोरीदार हरे, जोरीदार हरे। इसको रिप्रेजेंट किया था स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, इनके बीच में संकरण हुआ, कौन सी आई? F1। फिर F1 के पौधों में स्वपरागण होने दिया, सेल्फ पोलिनेशन या सेल्फिंग, स्वपरागण, तो कौन सी आई? F2। और F2 में जो रेशो आया था वो क्या था? 9 3 3 1, 9 3 3 1। आगे देखिए कि 9 3 3 1, आगे देखिए कि ये 9 3 3 1 का मतलब क्या था? आपने पढ़ा भी है कि गोल पीले, ठीक, फिर गोल हरे, फिर जोरीदार पीले और जोरीदार हरे। गोल पीले, गोल हरे, जोरीदार पीले, जोरीदार हरे। देखिए गोल पीले पौधे कितने प्राप्त हुए थे? 9। ठीक है, अगर अपने को टोटल 16 प्लांट प्राप्त होते हैं तो गोल पीले कितने थे? 9। गोल हरे 3, जोरीदार पीले 3 और जोरीदार हरा 1। देखिए ये जो संकरण प्रयोग है या ये जो संकरण है, इसमें आप क्या देख रहे हो कि यहां पर नए संयोग बन रहे हैं, नए लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। नए संयोग या नए लक्षण बन रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे? देखिए अपने पास जनक क्या है? गोल पीले और जोरीदार हरे ही है, गोल पीले और जोरीदार हरे है। ठीक, लेकिन यहां पर देखिए ये तो गोल पीला रहा और ये जोरीदार हरा रहा। ठीक है, लेकिन ये देखिए गोल हरे और जोरीदार पीले ये नए संयोग बने हैं। अपने जनक क्या है? गोल पीले और जोरीदार हरे है, तो ये गोल पीला रहा और जोरीदार हरा ये रहा। लेकिन 6 प्लांट ऐसे हैं, 3 और 3 6, जो जनकों से थोड़े भिन्न है, या जो लक्षण जनकों के जो जनकीय संयोग है ना उनसे थोड़े से भिन्न है। ठीक, कैसे कि यहां पर गोल के साथ पीला और यहां पर जोरीदार के साथ हरा है। जनक तो अपने ऐसे हैं, लेकिन देखिए यहां पर क्या है? गोल के साथ हरा आ गया और जोरीदार के साथ है पीला। ठीक, तो यहां पर ये जो 3 और 3 6, ये जो 6 प्लांट है ना, ये नए संयोग वाले प्लांट है, ये जनकों से थोड़े से भिन्न है, यानी यहां पर नए संयोग बने हैं। सैलगंता में क्या होता है? सैलगंता में नए संयोग बनने की संभावनाएं कम होती है। नए लक्षण, ठीक है, या जो लक्षणों का जो कॉम्बिनेशन है ना, नया कॉम्बिनेशन, ठीक है, पहले से थोड़ा अलग, वो अपने को देखने को नहीं मिलता। कहने का मतलब यहां पर देखिए गोल के साथ पीला है, लेकिन यहां पर गोल के साथ क्या आ गया? हरा आ गया। तो ये एक नया कॉम्बिनेशन हो गया लक्षणों का कि गोल के साथ पीला था लेकिन गोल के साथ क्या आ गया? हरा। यहीं पर आगे देखिए कि यहां पर जोरीदार के साथ हरा है लेकिन यहां पर जोरीदार के साथ क्या आ गया? पीला। तो ये नई कॉम्बिनेशन बनी है। ठीक, ये होता है कब? जब स्वतंत्र पीवन होता है, लक्षणों का स्वतंत्र पीवन होता है। और जब लक्षणों का स्वतंत्र पीवन होता है ना, तो नए कॉम्बिनेशन या नए संयोग भी बनते हैं। अपने को कुछ संततियां ऐसे मिलेगी, ऐसी मिलती है जो लक्षणों में जनकों से भिन्न होती है। लेकिन सैलगंता में क्या है? ये तो तब है जब स्वतंत्र पीवन होता है, लेकिन सैलगंता में देखिए क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक लक्षण साथ साथ वसागत होते हैं तो इसे सैलगंता कहते हैं। और सैलगंता में जनकीय संयोग प्रकट होते हैं,
यानी नए कॉम्बिनेशन नहीं बनते। ठीक, यानी अगर इस ये एक्सपेरिमेंट में अगर सैलगनता होती तो अपने को ये जो दो तरह के जो प्लांट है ना, ठीक, या जो सीड है, बीज है, ठीक है, ये क्योंकि ये तो यहाँ पर गोल और हरे ये सीड से संबंधित आपको पता ही होगा कि अगर सैलगनता होती, ठीक है, तो अपने को ये देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सैलगनता में जनकीय संयोग ही प्रकट होते हैं, नए संयोग नहीं बनते हैं, नए संयोग नहीं बनते हैं। नया संयोग का मतलब जैसे यहाँ पर गोल पीला झुर्रीदार हरा है तो गोल के साथ क्या आ जाए, हरा आ जाए तो नया संयोग कहलाएगा। झुर्रीदार के साथ पीला आ जाए तो ये भी नया संयोग है, क्योंकि ऐसे अपने जनक नहीं है। तो सैलगनता में जनकीय संयोग प्रकट होते हैं, नए संयोग या नए कॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं। ठीक है, लेकिन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना वो सैलगनता का अपोजिट था। ठीक है, यानी मेंडल के एक्सपेरिमेंट में स्वतंत्र अपव्ययन हुआ था। क्या हुआ था, मेंडल ने जो प्रयोग किया था उसमें क्या हुआ था, लक्षणों का स्वतंत्र अपव्ययन। और इसका अपोजिट कौन है, अभी सहलगनता। कौन है, सहलगनता। ठीक है, सहलगनता में लक्षणों का स्वतंत्र संचरण नहीं होता। ठीक, तो स्वतंत्र अपव्ययन का मतलब स्वतंत्र अपव्ययन। ठीक, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी जो लक्षण होते हैं ना वो स्वतंत्र होते हैं, एक लक्षण की वसागति दूसरे लक्षण की वसागति से प्रभावित नहीं होती। ये तो स्वतंत्र अपव्ययन में है। ठीक, और स्वतंत्र अपव्ययन में मैंने आपको बताया एक लक्षण की वसागति दूसरे लक्षण की वसागति से प्रभावित नहीं होती, तो यहाँ पर अपने को दिख भी रहा है कि प्रभावित नहीं होती। जैसे कि गोल जरूरी नहीं हमेशा पीले के साथ ही आए। ठीक, गोल हरे के साथ भी आ सकता है, झुर्रीदार पीले के साथ भी आ सकता है, लेकिन सैलगनता में ऐसा नहीं होता। सैलगनता में जीनों की या लक्षणों की स्वतंत्र वसागति नहीं होती। ठीक, तो सैलगनता में जनकीय संयोग प्रकट होते, नए संयोग प्रकट नहीं होते। तो यहाँ पर सैलगनता नहीं है अभी मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पर स्वतंत्र अपव्ययन हुआ है। ठीक, और सैलगनता और स्वतंत्र अपव्ययन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, यानी अगर किसी संकर्ण प्रयोग में स्वतंत्र अपव्ययन ज्यादा हो रहा है ना तो सैलगनता कम होगी, सैलगनता ज्यादा है तो स्वतंत्र अपव्ययन कम होगा। अब देखिए आगे, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के साथ साथ मशागत होने की प्रवृत्ति को मॉर्गन ने सैलगनता कहा। एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के साथ साथ मशागत होने की प्रवृत्ति को मॉर्गन ने क्या कहा, सैलगनता कहा। और सैलगनता की उदाहरण प्रस्तुत की जिसके मुख्य बिंदु निम्न है, तो वो अपने बिंदु भी देख लेते हैं। तो ये भी आपको पता चल गया होगा कि अगर दो जीन है, अगर वो एक ही गुणसूत्र पर है और पास पास है तो वो साथ साथ संचरित होते हैं, और इसी को मॉर्गन ने क्या कहा, सहलगनता। अब मॉर्गन ने सहलगनता की उदाहरण दी थी, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो देख लेते हैं एक बार। पहला बिंदु देखिए, सहलगनता दर्शाने वाले जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। ठीक, पहला बिंदु है सहलगनता दर्शाने वाले जीन्स एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। पहली बात ये रही। दूसरी बात, स्वतंत्र अपव्ययन दर्शाने वाले जीन्स अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। स्वतंत्र अपव्ययन दर्शाने वाले जीन्स अलग अलग गुणसूत्रों पर होते हैं।
एक बात और भी बता दूं आपको कि एक ही गुणसूत्र पर दो जीन्स है मान लीजिए, उनके मध्य दूरी जितनी कम होगी ना, सहलगनता के अवसर उतने ही बढ़ेंगे। दो जीन्स है एक ही गुणसूत्र पर है और उनके बीच की दूरी जितनी अधिक होगी ना, सहलगनता के अवसर उतने ही कम होंगे। आगे देखिए, अगला है किसी जीव में सहलगन समूहों की संख्या, किसी जीव में सहलगन समूहों की संख्या उस जीव में पाए जाने वाले, किसी जीव में सहलगन समूहों की संख्या उस जीव में पाए जाने वाले अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। उस जीव में पाए जाने वाले अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, यानी जो मादा है उसमें कितने सहलगन समूह मिलेंगे? 23। नर में कितने मिलेंगे? नर में मिलेंगे 24। ध्यान रखना, क्योंकि नर में 22 जोड़ी तो हो ही गई। ठीक, और जो 23वीं जोड़ी जिसे अपने XY से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है। दोनों क्या है? अलग अलग क्रोमोसोम है। तो 22, 23, 24। मादा में क्या होता है? 22 और 23वीं जोड़ी क्या होती है? XX होती है। तो अपने एक कॉमन ले लेते हैं, तो 22 और 1 ले लिया तो 23। तो मादा में तो सहलगन समूह की संख्या 23, लेकिन नर में क्या होते हैं? 24, क्योंकि नर में जो लिंग गुणसूत्र है ना वो दोनों अलग अलग होते हैं, X और Y। मादा में सेम होते हैं, X। अब अगला पॉइंट देखिए, इसमें दो जीनों के मध्य दूरी अधिक होने पर सहलगनता की संभावना कम होती है। मैंने आपको बताया भी था, लिख देता हूं। नंबर 4, दो जीनों के मध्य दूरी अधिक होने, दो जीनों के मध्य दूरी अधिक होने पर सहलगनता की संभावनाएं कम हो जाती है। ठीक, दो जीनों के मध्य दूरी अधिक होने पर सहलगनता की संभावनाएं कम हो जाती है। और जब सहलगनता की संभावना कम होती है, जब सहलगनता की संभावना कम होती है तो किसकी संभावना बढ़ जाती है? आनुवंशिक पुनर्योजन की। जब सहलगनता की संभावना कम होगी ना, तो आनुवंशिक पुनर्योजन की संभावना बढ़ जाएगी। और जब आनुवंशिक पुनर्योजन की संभावना बढ़ती है तो अपने कहते हैं कि लक्षणों का स्वतंत्र परिवर्तन हो रहा है। ठीक, आगे देखिए, अगला साइंटिस्ट है जॉनसन। ये तो अपना सहलगनता तो इतना ही है अभी। अगला साइंटिस्ट कौन है? जोहानसन। जॉनसन भी कहते हैं इसको। 1902 में देखिए, इन्होंने मेंडेलियन कारकों को जीन कहा था, यानी जो जीन टर्म है ना वो किसने दिया है? जॉनसन ने। एक नंबर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, अभी कई बार आया हुआ भी है कि जीन जो टर्म है वो किसने दिया था? जॉनसन ने, 1902 में। आगे देखिए,
अगले साइंटिस्ट है बीडम एंड टेटम। बीडम एंड टेटम। देखिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया या एक संकल्पना दी, एक जीन एक एंजाइम, वन ए जीन वन ए एंजाइम, ठीक, वन जीन वन एंजाइम। यह उन्होंने एक संकल्पना दी थी कि जो एक जीन है ना वो एक एंजाइम का संश्लेषण करता है या किसी एक एंजाइम को संश्लेषित करने की सूचना एक जीन में होती है। लेकिन वर्तमान में अपने ऐसा लिखते हैं वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। देखिए ये कुछ मामलों में सही होता है, ठीक है, कुछ मामलों में ये सही है लेकिन सभी मामलों में ये सही होगा, ठीक है। तो पहले मतलब ये स्टेटमेंट दिया गया था बीडम और टेटम द्वारा कि वन जीन वन एंजाइम। बाद में अपनों ने जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को और अच्छे से समझा तो आजकल यह यूज ना करके यह यूज की जाती है वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, यानी किसी एक पॉलीपेप्टाइड को बनाने की सूचना एक जीन में होती है। ये अपने आगे देखेंगे एंजाइम पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन ये सब क्या है। आगे देखिए उन्होंने एक बात और भी बताई कि जो अगर उत्परिवर्तन हो जाए ना, अगर कोई उत्परिवर्तन होता है तो उस उत्परिवर्तन के फलस्वरूप जो भी बायोकेमिकल पाथवे है, बायोकेमिकल पाथवे जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, ठीक। अगर कोई उत्परिवर्तन हो जाए, कोई भी जीन उसमें उत्परिवर्तन हो जाए तो जो जैव रासायनिक परिपथ है बायोकेमिकल पाथवे है जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल, इनमें त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? त्रुटि। और इस तरह की जो त्रुटि होती है उनको अपने कहते हैं उपापचय त्रुटि। ठीक है, मानव में बहुत सारी उपापचय त्रुटि मिलती है जो कि जीन म्यूटेशन के कारण होती है। आपने 12वीं क्लास में पढ़ा भी होगा, एनसीईआरटी में है, ठीक है, शायद राजस्थान बोर्ड की किताब में भी होगा। फेनिल कीटोनूरिया, फेनिल कीटोनूरिया, ठीक, यह एक उपापचय त्रुटि है जो जीन उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक, अगर देखिए ऐसी बहुत सारी टॉपिक है, जैसे मैं सिर्फ एग्जांपल में बताता हूँ या सिर्फ उनका नाम लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने फेनिल कीटोनूरिया बोल दिया, ठीक है। मैंने आपको ये बताया है कि जो एक रोग है फेनिल कीटोनूरिया और यह उपापचय त्रुटि का परिणाम है या उपापचय त्रुटि का उदाहरण है। अब मैं डिटेल नहीं कराऊंगा इसकी क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसे टॉपिक या जो मतलब मैं सिर्फ उदाहरण लेता हूँ उनका या उनके बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ, ठीक, उनकी डिटेल नहीं बताता, और आपको अगर डिटेल जाननी है तो आप मुझे जो मेरे नंबर है उन पर आप मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप मैसेज कर तो सकते हो लेकिन वो शो नहीं होगा, उसका नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब चैनल स्कूल का है तो स्कूल के पास है नोटिफिकेशन आता है, मेरे पास से नहीं आता है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी दिक्कत है तो नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है। और ऐसे कुछ टर्म्स जैसे मैंने फेनिल कीटोनूरिया बोला है, ठीक, बताया, थोड़ा सा डिटेल नहीं बताई। अगर आपको डिटेल जाननी है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। तो ये हो गया। आगे देखिए ग्रिफिथ, आपको पता ही, आपने पढ़ा भी था
ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण, ग्रिफिथ ने रूपांतरण की खोज की, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था चूहे पर, ठीक है, और बैक्टीरिया भी अपने प्रयोग में लिया था, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, ठीक है, हो सकता है ये आपके हो या आपने सेकेंड ईयर में जरूर पढ़ा होगा। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया, रूपांतरण सिद्धांत दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी अपने कहते हैं। आगे देखिए, एवेरी एवं सहयोगियों ने डीएनए की आनुवंशिक पदार्थ के रूप में खोज की। एवेरी एवं सहयोगियों ने देखिए, एवेरी, ये जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है ना, जब आप इसको कंप्लीट पढ़ते हो तो आगे 3 साइंटिस्ट के नाम आते हैं, एवेरी, मैकलियोड और मैकार्टी। एवेरी, मैकलियोड और मैकार्टी। एवेरी, मैकलियोड और मैकार्टी, ठीक है। इन्होंने डीएनए की आनुवंशिक पदार्थ के रूप में खोज की। इन 3 वैज्ञानिकों ने यह बताया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। देखिए, जो एक्सपेरिमेंट था ना, वो तो ग्रिफिथ ने शुरू किया था और उस एक्सपेरिमेंट को अपने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। लेकिन ग्रिफिथ जेनेटिक मटेरियल की जो प्रकृति है, यानी वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाया। फिर इन 3 वैज्ञानिकों ने ग्रिफिथ के प्रयोग को थोड़ा आगे और बढ़ाया और बाद में इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। आगे देखिए, आगे जैकब और मोनोड, जैकब एवं मोनोड, जैकब एंड मोनोड, उन्नीस सौ 61 में इन्होंने प्रोकैरियोट्स में जीन नियमन का सिद्धांत दिया, या इन्होंने क्या बताया, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब देखिए, जीन रेगुलेशन क्या होता है वो अपना अगला टॉपिक होगा, तब अपने उसकी डिटेल देखेंगे। बस आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है कि जैकब और मोनोड ने जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स ये बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक जो जीव है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, उनमें जीन किस प्रकार काम करते हैं, किस प्रकार कोई जीन एक्टिव होता है, किस प्रकार इनएक्टिव होता है, ठीक, जीन नियमन ये किस प्रकार होता है वो बताया था। आगे देखिए, और एक बात और, इन्होंने एक मॉडल दिया था जीन रेगुलेशन को समझाने के लिए। प्रोकैरियोट्स में एक मॉडल दिया था जिसको अपने कहते हैं ओपेरोन मॉडल। तो ये अपना अगला टॉपिक होगा, डिटेल में है तब देखेंगे। ओपेरोन मॉडल, ओपेरोन मॉडल। आगे देखिए, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की स्ट्रक्चर बताई थी, आपको बताई है, और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1953 में। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स मॉडल है, द्विकुंडलिनी जो संरचना है, उसके बारे में बताया था वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। बाकी करते हैं अपने कल।